Okay. So, good morning, all of you. Welcome back to the second day of our Risk Explore program, जिसमें आज अपना पहला मॉडल बिल्ड करेंगे। लास्ट सेशन अगर आपने ज्वाइन किया था या मे बी आप ऑनलाइन सीरीज में अटेंड किए थे तो आपने देखा होगा वी डिस्कस्ड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कि डेटा जब आता है तो सिंपल उसमें एनालिसिस कैसे करते हैं, सिंपल समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, सिंपल प्लॉट्स कैसे बनाते हैं। तो दैट वाज द फोकस ऑफ लास्ट सेशन। क्या लास्ट सेशन में हम लोगों ने कोई मॉडल एज सच बिल्ड किया था? द आंसर इज नो। हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि जो वार कंप्यूट किया था वो भी तो एक मॉडल है, क्योंकि अपने फ्यूचर के लिए कंप्यूट किए थे कि कितना लॉस हो सकता है ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। बट इट वाज नॉट ट्रूली अ मॉडल, अगर ट्रू सेंस में बात करें, स्टैटिस्टिकल सेंस में बात करें। आज के क्लास में अपने एक मॉडल देखने वाले हैं। एंड इफ यू आर इनटू फाइनेंस या फाइनेंस में जाने वाले हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के साथ काम करोगे। यू हैव टू वर्क विद इकोनॉमिक डेटा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक केस स्टडी ऐसा लिया जाए जो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर फोकस्ड हो। एंड ऑब्वियसली रिस्क का फ्लेवर तो रहेगा ही, तो यहाँ पर पूरा रिस्क का केस स्टडी हम लोग देखेंगे। एंड वी विल बिल्ड आवर फर्स्ट मॉडल। सबसे पहली बात, मैंने आपको जो एक्सेल शीट शेयर की है, तो वो एक्सेल शीट में आप जा सकते हो इन द हिस्टोरिकल शीट। वहां पर आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिखेंगे। राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डेट कॉलम है जिसमें क्वार्टर्स है, Q1 2000, Q2 2000, Q3 2000। तो दिस इज योर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। रिमेंबर, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इज ऑलवेज अ टाइम सीरीज डेटा। अलग अलग टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट अलग अलग टाइम पे कलेक्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलग अलग टाइम पे कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट कब आता है? उस क्वार्टर के एंड में। किसी भी क्वार्टर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब आता है? उस क्वार्टर के एंड में। तो यहां पे आपको क्वार्टर वाइज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। इसको टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं बिकॉज अपने जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग पीरियड्स ऑफ टाइम पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली हो रहा है, बट क्वार्टरली 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 मेरे जीडीपी ग्रोथ रेट अलग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलग है, इन्फ्लेशन रेट अलग है, ट्रेजरी रेट्स अलग है। सो दीज are your time series data, the data collected at different periods of time. Data collected at different periods of time. ऑब्वियसली जब भी हमारे पास डेटा आता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उस डेटा पे? जब भी डेटा आपके पास आएगा सबसे पहले आप उस डेटा पे क्या करोगे? सिंपल। डेटा को क्लीन करने से पहले भी मैं डेटा को पहले समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं डेटा की डिक्शनरी निकालता हूं। डिक्शनरी मतलब हर एक वेरिएबल का मतलब समझता हूं कि रियल जीडीपी ग्रोथ क्या है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ट्रेजरी यील्ड क्या है विच इज़ योर गवर्नमेंट या रिस्क फ्री रेट्स जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट यील्ड क्या है, मॉर्गेज रेट्स, प्राइम रेट्स, डाउ जोन्स इंडेक्स। बिकॉज हमने यूएस का डेटा लिया है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया का डेटा इतना इजीली पब्लिश नहीं होता, तो हम लोगों ने यूएस का डेटा लिया है। उसके अलावा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइस इंडेक्स, मार्केट वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले तो मैं डेटा का डिक्शनरी बनाऊंगा ना। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द डेटा डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स आर डिराइव्ड। वो मैंने यहाँ पे नहीं किया, बट यस द फर्स्ट स्टेप इज डेटा डिक्शनरी। उसके बाद ऑब्वियसली मैं डेटा को विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आप सबको एक शीट 4 दिया है, उसमें यहां पे आपको हिस्टोरिकल वाला कॉलम देखना है। राइट। और आप चूज कर सकते हो आपको कौन से वेरिएबल को प्लॉट करना है। तो प्लॉट वाला चीज मैं वापस से नहीं करवा रहा हूं बिकॉज अपने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगर किसी को करना है तो सिंपल आपको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल प्लॉट करना है। तो यू कैन चूज दैट कॉलम, गो टू इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट्स, एंड रेकमेंडेड चार्ट्स में जाके आप उसको प्लॉट कर सकते हो। राइट। आप यहां से भी चूज कर सकते हो, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आप चूज करोगे तो उसका प्लॉट आ जाएगा, उसका प्लॉट आ जाएगा। तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल प्लॉट्स। रियल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद, वन सेकेंड, उसके बाद वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का प्लॉट आपको दिख रहा है। मुझे बताओ इस प्लॉट में स्पाइक कहां कहां पे दिख रहा है?
इस प्लॉट में स्पाइक कहां कहां पे दिख रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के प्लॉट में स्पाइक कहां कहां पे दिख रहा है? सर कैन नॉट सी योर स्क्रीन। एक्सीलेंट। 2020 में, विच इज योर कोविड का पीरियड। उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा है 2009 के आसपास, विच इज योर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी जिसको बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में स्पाइक है। उसके अलावा आपका यहां पर कोविड के टाइम पे स्पाइक है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेंट अप। तो यहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का प्लॉट देख सकते हो। और देखते हैं प्लॉट्स। ट्रेजरी यील्ड, ठीक है, ट्रेजरी यील्ड का ये प्लॉट है, विच इज योर रिस्क फ्री रेट। उसके अलावा प्राइम रेट, अलग अलग तरह के रेट्स होते हैं, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो इनटू द डिस्कशन। ये रेड और ग्रीन प्लॉट क्या है उस पे आऊंगा, अभी आपको सिर्फ ब्लू लाइन देखनी है। उसके अलावा वी हैव द डाउ जोन्स इंडेक्स। तो डाउ जोन्स इंडेक्स तो ऑब्वियसली आपको ऊपर 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 ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपना एचपीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। तो हाउसिंग के प्राइसेस भी जनरली ऊपर ही गए हैं, तो आपको ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ही क्यों था? बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट क्रैशिंग। तो रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे गिरी है, रियल एस्टेट के प्राइसेस यहाँ पे गिरे हैं। वो आपको दिख रहा है बिफोर 2008, बिफोर 2008, राइट। आगे चलते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइस इंडेक्स। उसमें भी आपको ये दिखेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के दाम भी गिरे थे बिफोर द 2008 क्राइसिस। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के दाम भी गिरे हैं बिफोर द 2008 क्राइसिस। जिन लोगों का बेसलाइन एडवर्स, मैंने डिस्कस नहीं किया वैसे बेसलाइन एडवर्स क्या है, बट जिन लोगों का ये नहीं शो हो रहा उनको प्लीज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स या तो माइक्रोसॉफ्ट 365 चाहिए, या आपको एटलीस्ट एक्सेल 2021 एंड बियॉन्ड चाहिए। आप माइक्रोसॉफ्ट 361 इंस्टॉल कीजिए ना प्लीज। उसके बिना कर नहीं पाएंगे कुछ भी अपने एडवांस चीजें। अब तो अपने जेन एआई में आ गए हैं, तो जेन एआई में आ गए हैं, तो उसके इसमें कैसे अपने पुराने एक्सेल वर्जन्स के साथ काम करेंगे? तो वी हैव टू ensure that we have Microsoft 365 installed in our systems, राइट। और सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल अपने यूज कर रहे हैं। तो हाउसिंग प्राइस हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज के दाम हो, वो दोनों जो है आपके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले गिरे थे। क्यों गिरे थे? ठीक है, उसके जो भी रीजंस है, उसके कारण ही हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। यू ऑल नो दैट, राइट। उसके अलावा वी हैव मार्केट वोलाटिलिटी इंडेक्स। मार्केट वोलाटिलिटी मतलब अपने लास्ट सेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का बात किए थे। तो ये आपके मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है कि मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। दैट इज योर वोलाटिलिटी, दैट इज योर वोलाटिलिटी। ऑब्वियसली आपका वोलाटिलिटी अगर बढ़ता है, दैट इज ड्यूरिंग पैनिक टाइम्स। पैनिक के टाइम पे थिंग्स बिकम वॉलेटाइल, शेकी, राइट। कोविड के टाइम पे और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, तो यू कैन सी शेकी, शेकीनेस। आपका वोलाटिलिटी इज वेरी हाई। ओके, यस, दिस इज विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स। तो अभी जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डेटा मैंने परोस के दे दिया ना, उसकी थोड़ी इज्जत करना, बिकॉज ऐसे मिलेगा नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो एक एक डाउनलोड करना पड़ेगा, अलग अलग डेट्स पे मिलेगा, अलग अलग एडजस्टमेंट्स के साथ मिलेगा। तो मैंने आपको सारा डेटा प्यार से दे दिया, ठीक है। उसको यूज करना आगे, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आपको काफी जगह पे काम आएगा। जनरली हम लोग सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वैसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करते हैं। देन वी हैव दोज वेरिएबल्स जो कि एसेट प्राइजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि डाउ जोन्स इंडेक्स, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडेक्स। सो ऑल दीज रिफ्लेक्ट एसेट का प्राइजेस, उसके ऊपर हमारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट बेस्ड वेरिएबल्स। उसमें आपका ट्रेजरी बिल, मतलब रिस्क फ्री रेट्स आ गए, या रिस्की रेट भी आ जाएंगे, या रिस्की स्प्रेड्स भी आ जाएंगे। ट्रिपल बी कॉर्पोरेट यील्ड, दैट इज अ रिस्की रेट। ट्रेजरी जो आपको रेट्स दिख रहे हैं वो आपके रिस्क फ्री रेट्स है, कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो आपका रेट कितना होगा। देन वी हैव सम इंटरनेशनल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। उसमें आपका बेसिकली एक्सचेंज रेट वगैरह आएगा। एक्सचेंज रेट वो मेरे डेटा में नहीं है, बट जनरली सभी तरह के मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अपने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्राइजेस, दूसरा एसेट प्राइजेस, तीसरा इंटरेस्ट रेट, चौथा आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने डेटा लिया, हम लोगों ने दो चीजें समझी
कि मेरा जो डेटा है इट इज टाइम सीरीज डेटा, क्योंकि मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो अलग अलग टाइम पे है, राइट? Unemployment rate is coming at different periods of time, and the frequency at which I am collecting the data is quarterly. So this is my quarterly time series data. And the second point which I mentioned is कि डेटा जब भी आएगा सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो, उसका डिक्शनरी फेच करो। ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वी हैव टू कीप द सेशन शॉर्ट, बट आप बाद में जाके देख सकते हो इसका। और मतलब नेचुरल भी है, आप सब लोगों ने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। दीज आर वेरी नेचुरल वेरिएबल्स विच वी हैव टेकन, राइट? जैसी डेटा आएगा ऑब्वियसली उस डेटा को प्लॉट आउट करना है। प्लॉट करके वी हैव टू मेक अ सेंस ऑफ द डेटा। तो यहां पे हमने उसको प्लॉट किया है, तो अपने को लॉजिकल प्लॉट्स दिखे, अपने को दो क्राइसिस के टाइम दिखे। वन इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वन इज कोविड। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दूसरा कोविड, राइट? ओके। बेसलाइन एडवर्स क्या है मैंने नहीं बताया, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा में एक और वेरिएबल देखना है विच इज योर डिफॉल्ट रेट्स। इकोनॉमी लेवल पे जो बैंक्स लोन्स देते हैं वो लोन्स पे डिफॉल्ट्स होते हैं। इकोनॉमी लेवल पे जो बैंक्स लोन्स देते हैं वो लोन्स पे डिफॉल्ट्स होते हैं। वो डिफॉल्ट्स का एक डिफॉल्ट रेट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल Q1 के सामने जो डिफॉल्ट रेट है वो 2% है। ये 2% का मतलब क्या है? ये 2% का मतलब है एक तरह से Q1 में जितने भी लोन्स ओरिजिनेट हुए थे इकोनॉमी वाइड, उसमें कितने परसेंटेज लोन्स आगे जाके डिफॉल्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लोन्स दैट आर डिफॉल्टिंग आउट ऑफ दैट लोन्स विच ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ से Q1 2000। ठीक है, ऐसा मानो अभी। तो कितने लोन्स ओरिजिनेट हुए थे? अगर 100 लोन्स ओरिजिनेट हुए थे और उसमें से दो डिफॉल्ट कर रहे हैं तो माई डिफॉल्ट रेट विल बी 2%। 100 लोन्स ओरिजिनेट हुए थे उसमें से पांच डिफॉल्ट कर रहे हैं, माई डिफॉल्ट रेट विल बी 5%। 100 लोन्स ओरिजिनेट हुए थे उसमें से 10 डिफॉल्ट कर रहे हैं, माई डिफॉल्ट रेट विल बी 10%। सिंपल। इकोनॉमी लेवल पे मैं डिफॉल्ट रेट ले रहा हूं, राइट? एग्जैक्टली डेट्स से ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे लिंक्ड है उतना न्यूएंसीज में अपने को शुरू में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोगों का बैकग्राउंड नहीं है इतना, तो उतना अपने नहीं जा रहे, राइट? बट अपने को ये पता है कि अपने पास जो डेटा आ रहा है वो टाइम सीरीज डेटा है, अलग अलग टाइम पे खड़े होकर अपने पास ये डेटा फेच हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, साथ ही साथ डिफॉल्ट रेट का। दिस इज डिफॉल्ट रेट इकोनॉमी वाइड, राइट? ओके। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रेट को भी प्लॉट करके देख सकता हूँ। तो डिफॉल्ट रेट जो है वो मेरा 2008 के बाद यहाँ पे आपको स्पाइक दिख रहा है ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। नाउ यहाँ पे आपको कोविड के टाइम पे थोड़ा सा स्पाइक दिख रहा है बट नॉट सिग्निफिकेंट। कोई बता सकता है क्यों यहाँ अपने को डिफॉल्ट्स में स्पाइक नहीं दिख रहा आफ्टर कोविड? ऐसा क्या हुआ था कोविड के बाद डिफॉल्ट नहीं हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट तो हुआ बट डिफॉल्ट्स नहीं हुए, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का जब अपने प्लॉट देखे थे तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो जोर से बढ़ा था, इवन ग्रेटर देन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट डिफॉल्ट्स फिर भी नहीं बढ़े। बिकॉज एक्सेलेंट, सब लोग बहुत ब्यूटीफुली आंसर कर रहे हैं कि मॉरेटोरियम्स दिए गवर्नमेंट ने तो डिफॉल्ट होने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिया। यूएस में तो एक्चुअली लोगों के हाथ में कैश ही पकड़ा दिया, लिक्विडिटी दे दिया लोगों के हाथ में। ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर नॉट सीइंग अ स्पाइक इन द डिफॉल्ट रेट, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड। ओके। नाउ मुझे अपना पहला मॉडल बनाना है। स्टैटिस्टिकली कोई भी मॉडल बनाने का मतलब है रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। ठीक है, जो कॉलेज में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उसका बात नहीं कर रहा, अपने को डेटा में रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। तो क्या रिलेशनशिप अपने यहां पे बिल्ड कर सकते हैं? कैन आई से डिफॉल्ट रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? कैन आई से डिफॉल्ट रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? यस। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉल्ट रेट एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। There is a relationship between default rates and macroeconomic variables. If the macroeconomy goes for a toss, the defaults will increase. If the macroeconomy performs very well, the defaults will subside, it will go down. So there is a clear relationship between macroeconomic variables and the default rate. अगर macroeconomic variables अच्छा इंडिकेशन देंगे अबाउट इकोनॉमी, द डिफॉल्ट्स विल गो डाउन। अगर मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स खराब इंडिकेशन देंगे अबाउट द इकोनॉमी, द डिफॉल्ट्स विल गो अप। अभी हमारा मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेशन कैसा है? व्हाट डू यू थिंक? इंडिया का पूछ रहा हूं। हाउ इज द मैक्रो इकोनॉमी लुकिंग फॉर इंडिया? हाउ इज द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक फॉर इंडिया? इट्स ग्रेट। अपना जीडीपी ग्रोथ रेट काफी हाई आया है, राइट? तो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे बैठे हैं, इट्स फाइन।
बट आपका एक रिलेशनशिप है बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो कोई भी मॉडल में अपने रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। तो यहां पर अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डिफॉल्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या लगता है सारे के सारे डिफॉल्ट रेट्स जो है, क्या लगता है जो सारे के सारे तरह के डिफॉल्ट रेट्स होते हैं इंडस्ट्री वाइड इकोनॉमी वाइड, क्या सभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते होंगे डिफॉल्ट रेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए? क्या सभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते होंगे डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन करने के लिए? द आंसर इज नो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते होंगे। मेरे को अपने मॉडल में मोस्ट रेलेवेंट वेरिएबल्स लेने हैं। मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करूंगा कि मैं बहुत सारे वेरिएबल्स ले लूं तो मॉडल अच्छा हो जाएगा। मेरे को एक मॉडल बनाना है प्रिडिक्शंस करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। वो आज अपने करेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डेटा में लेना है। इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कैसे अपने ले सकते हैं? सबसे पहले अपने एक सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? कोरिलेशन एनालिसिस। मैं अपने डेटा में कोरिलेशन निकालूंगा बिटवीन ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैं अपने डेटा में कोरिलेशन निकालूंगा बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स। डिफॉल्ट रेट इटसेल्फ इज आल्सो अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो मैं सारे के सारे वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू डेटा। मैं डेटा में जा सकता हूं। एक्सेल में आपको दिखेगा एक डेटा एनालिसिस टूल पैक है, एक सॉल्वर है। डेटा एनालिसिस टूल पैक इज द स्टैटिस्टिकल टूल बॉक्स ऑफ एक्सेल। इट इज द स्टैटिस्टिकल टूल बॉक्स ऑफ एक्सेल। एंड सॉल्वर इट इज द ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स ऑफ एक्सेल। आज अपने सॉल्वर यूज नहीं करेंगे, आज अपने डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करेंगे। राइट। तो मैं जा रहा हूं एक बारी डेटा एनालिसिस टूल पैक में। वहां आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया था, रिमेंबर? फ्रीक्वेंसी प्लॉट। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में यहां पर भी बना सकता हूं हिस्टोग्राम। बट ठीक है, आज अपने उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कंप्यूट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये सारी चीज आप लास्ट क्लास से रिलेट करके ट्राई कर सकते हो। आज अपने को कोरिलेशन निकालना है। तो आई विल से कोरिलेशन ओके, पहले देखो फिर करना। इनपुट रेंज में मैं सारे के सारे वेरिएबल्स को चूज करूंगा। इनपुट रेंज में सारे के सारे डेटा सेट को चूज करूंगा एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। तो लेट मी शो यू। तो इफ यू सी, कंट्रोल एनेबल्स नेविगेशन, शिफ्ट एनेबल्स सिलेक्शन। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन कर रहा हूं, उससे नेविगेशन और सिलेक्शन दोनों हो रहा है। कंट्रोल एनेबल्स नेविगेशन, शिफ्ट एनेबल्स सिलेक्शन। तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। कोरिलेशन में गया, उसके बाद मैं अपना इनपुट चूज करूंगा। मैंने इनपुट चूज किया स्टार्टिंग फ्रॉम डिफॉल्ट रेट, ग्रुप्ड बाय कॉलम्स। दिस इज ग्रुप्ड बाय कॉलम्स ओनली, राइट? एंड देन आउटपुट रेंज आई कैन चूज इन द सेम शीट। आई कैन चूज अ न्यू वर्कशीट। और मेरे डेटा में लेबल्स भी हैं, तो डेटा को बताना पड़ेगा, टूल बॉक्स को बताना पड़ेगा कि हमारे डेटा में लेबल्स हैं। तो लेबल्स को ओके कर रहा हूं, ओके। तो जैसे ही करूंगा मेरा पूरा एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बन के आ गया। मेरा एक पूरा कोरिलेशन मैट्रिक्स बन के आ गया। यहां पर अगर मेरे पास 17 वेरिएबल्स है तो 17 इंटू 17 का एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बन के आ गया। अगर आपके सिस्टम में डेटा एनालिसिस टूल पैक नहीं है तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, एडिन्स में जाना है, फाइल ऑप्शंस एडिन्स, एडिन्स में जाके गो में जाना है। एंड गो में जाके आपको एनालिसिस टूल पैक और सॉल्वर को टिक करना है। फाइल, ऑप्शंस, एडिन्स, उसके बाद सबसे नीचे में गो। गो में जाके आपको एनालिसिस टूल पैक और सॉल्वर एडिन पे टिक करना है। राइट, ओके। सपोज हमने कर दिया। उसके बाद मैंने कोरिलेशन निकाला तो यहां पे मेरा कोरिलेशन आ गया। मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूं बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो मुझे किस में इंटरेस्ट है? ये सारे के सारे कोरिलेशंस में। डायगनली आपको दिख रहा है कोरिलेशन 1 है, खुद का खुद के साथ कोरिलेशन कैसा होता है 1। तो वो तो 100% अपने को दिख रहा है। कोरिलेशन का रेंज इज -1 टू +1। कोरिलेशन का रेंज इज -1 टू +1। जहां पे माइनस शो करता है द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, माइनस या प्लस। और मैग्नीट्यूड शो होता है थ्रू दिस वैल्यूज बिटवीन -1 टू +1। तो मैग्नीट्यूड जो है दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, while the sign shows the direction of the relationship। मैग्नीट्यूड बिटवीन -1 टू +1 जो मैग्नीट्यूड है, एक -0.9 है और एक -0.1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है ना, राइट? तो मैग्नीट्यूड शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप,
while the sign shows the direction of the relationship. What do you think? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डिफॉल्ट रेट का रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डिफॉल्ट रेट का रिलेशनशिप कैसा है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में तो डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? पॉजिटिव है, तो आपको यहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा होगा और वेरी हाई 0.8। जीडीपी ग्रोथ रेट और डिफॉल्ट रेट का कोरिलेशन कैसा है? अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो अच्छी जा रही है इकोनॉमी, तो उस केस में डिफॉल्ट्स गिरेंगे तो नेगेटिव। तो आपको यहां पे नेगेटिव दिख रहा होगा, राइट। उसके अलावा हमारे कुछ इंटरेस्ट रेट्स है। अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इकोनॉमी में, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी और बैड फॉर द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट के बढ़ना इज बैड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज लोन्स वगैरह सब एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी गोज डाउन, राइट। तो उस केस में इंटरेस्ट रेट गोज अप। वैसे भी ईएमआई में अपने को इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ईएमआईज बढ़ेंगी, ईएमआईज बढ़ेंगी तो बर्डन बढ़ेगा, तो डिफॉल्ट्स विल गो अप। तो ये नेगेटिव रिलेशन है। द हायर द इंटरेस्ट रेट, द हायर द डिफॉल्ट रेट, द हायर द इंटरेस्ट रेट, द हायर द डिफॉल्ट रेट। बट यहां पे अपने को नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है। कैन यू सी? द हायर द इंटरेस्ट रेट, द हायर द डिफॉल्ट रेट। अपने को पॉजिटिव रिलेशन दिखना चाहिए था, बट रिलेशन कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। डू यू ऑल एग्री? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी ना, बिकॉज लोग लोन्स नहीं ले पाएंगे, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन, तो डिफॉल्ट्स बढ़ने चाहिए, जॉब्स वगैरह जाएंगी, डिफॉल्ट्स बढ़ने चाहिए। और वैसे भी ईएमआई का जब बर्डन बढ़ जाएगा, ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट, डिफॉल्ट्स बढ़ने चाहिए। तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, बट यहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन दिख ही नहीं रहा, यहां तो नेगेटिव दिख रहा है। तो क्या ये रिलेशनशिप इंट्यूटिव है? क्या ये रिलेशनशिप इंट्यूटिव है? ये इंट्यूटिव नहीं है इतना। तो इस तरह के वेरिएबल्स को मैं अपने मॉडल में लूंगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि डेटा जो है वो कोई रिलेशनशिप दिखा रहा है विच इज नॉट लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में पढ़ते हैं कि यार ट्री और निफ्टी का कोरिलेशन निकाल लो। ट्री और निफ्टी का कोरिलेशन आएगा 0.9। ट्री भी बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब ट्री को देख के निफ्टी में इन्वेस्ट कर लें? नहीं कर सकते ना। तो रिलेशनशिप है, बट क्या वो लॉजिकल है? नहीं। तो लॉजिकल बैकिंग होना बहुत जरूरी है। यहां पे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन, द ईएमआईज आर कॉस्टलियर, तो आपके डिफॉल्ट्स बढ़ने चाहिए थे, बट द रिजल्ट इज नॉट कमिंग आउट टू बी इंट्यूटिव। सो आई वुड रादर लीव दिस वेरिएबल रादर देन इंक्लूडिंग इट इन द मॉडल। तो मैं इस वेरिएबल को ड्रॉप आउट कर दूंगा अपने मॉडल से। इट्स फाइन। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगा, अगर हाउस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग डिफॉल्ट करेंगे ही नहीं। बिकॉज मैंने कोई लोन लिया था 1 करोड़ का, उसके सामने घर लिया था 1 करोड़ का, वो घर का वैल्यू 4 करोड़ हो गया, हाउस प्राइसेस बढ़ गए, तो मैं थोड़ा ना डिफॉल्ट करके वो घर को जाने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पेमेंट करूं। तो हाउस प्राइस का बढ़ना इज गुड, और वैसे भी हाउस प्राइस तभी बढ़ते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो, राइट। तो उस केस में कोरिलेशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। हाउस प्राइस हायर, डिफॉल्ट शुड गो डाउन, डिफॉल्ट रेट शुड गो डाउन, इट शुड बी नेगेटिव। क्या नेगेटिव आ रहा है? द आंसर इज यस, इट्स ओके। कमर्शियल रियल एस्टेट इंडेक्स नेगेटिव आना चाहिए, ओके। डाउ जोन्स, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो डिफॉल्ट रेट शुड गो डाउन, तो नेगेटिव आ रहा है, लॉजिकल, राइट। मार्केट में अगर वोलाटिलिटी बढ़ती है, मैंने बोला वोलाटिलिटी पैनिक के टाइम बढ़ती है। पैनिक कब होता है? जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। तो इसका मतलब वोलाटिलिटी अगर अप है तो इकोनॉमी में क्राइसिस है, तो डिफॉल्ट्स के चांसेस विल गो अप। तो पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वोलाटिलिटी इंडेक्स एंड डिफॉल्ट रेट्स। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स आए हैं मेरे, वो लॉजिकल आए हैं। अच्छा, यहां पे ट्रिपल बी रिस्की इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में, वो अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली तब भी डिफॉल्ट्स के चांसेस विल गो अप, तो वो मुझे दिख रहा है। तो ये लॉजिकल आए हैं। अब ये सारे लॉजिकल कोरिलेशंस जो आए हैं, सपोज मेरे को इसमें से दो ही वेरिएबल्स को शॉर्टलिस्ट करना है, मेरे को दो ही वेरिएबल्स को शॉर्टलिस्ट करना है, मेरे को दो ही वेरिएबल्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनके कोरिलेशन सबसे लॉजिकल है, सबसे हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्सेस एचपीआई, हाउ डज इट मेक सेंस? लेट मी सी। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा, एचपीआई वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब है, एचपीआई का बढ़ना इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन ना। हायर अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू लोअर एचपीआई, एंड
higher HPI is related to lower unemployment rate. So there is a negative relation that is logical. Higher HPI मतलब good economic activity. At the same time, lower unemployment rate means good economic activity. So there is a negative relation ना. जब HPI हायर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर होगा. इज दैट क्लियर श्रेया एंड विनय? ओके. बट मेरे को प्राइमरीली यहीं पे इंटरेस्ट है, राइट? यहां पे कौन कौन से वेरिएबल्स लॉजिकल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, उनका साइन लॉजिकल है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी अच्छा है. तो वो आ रहा है अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, एंड दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई. अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई. तो ऐसे अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एचपीआई को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग द मॉडल. आई कैन शॉर्टलिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई फॉर बिल्डिंग द मॉडल. तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले डेटा को समझे. उसके बाद हम लोगों ने डेटा में मॉडल बना रहे हैं जहां पे मैं डिफॉल्ट रेट्स को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. उसके लिए मैं सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को नहीं लूंगा. द मोस्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो है, आई विल टेक ओनली दोज वेरिएबल्स इन माय मॉडल. सो उसके लिए मैं सिंपल डेटा को सेलेक्ट किया. आई गो टू डेटा, डेटा के बाद आई गो टू डेटा एनालिसिस. उसके बाद मैं कोरिलेशन में गया, मैंने डेटा को चूज किया, न्यू वर्कशीट लिया, लेबल्स को टिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे कोरिलेशन का एक मैट्रिक्स आ गया. इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं अपने. तो कोरिलेशन का मेरा एक मैट्रिक्स आ गया. वो मैट्रिक्स में सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं कि डिफॉल्ट रेट्स का कोरिलेशन जो आ रहा है सबके साथ, क्या वो लॉजिकल है, उसका जो साइन है वो लॉजिकल है कि नहीं. सेकेंडली उसका मैग्नीट्यूड हाई है कि नहीं. तो यहां पे मेरे को दो कोरिलेशंस अच्छे लगे. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेरे को साइन से मतलब नहीं है. साइन से मतलब नहीं है इन द सेंस, जब मैं वैल्यू को देख रहा हूं तो मेरे को ये देखना है वो हायर नेगेटिव नंबर हो या हायर पॉजिटिव नंबर हो, दोनों अच्छा है. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड दूसरा मेरा एचपीआई, इन दोनों का मेरा जो कोरिलेशन है वो हाईएस्ट है, 0.8 एंड -0.55. तो मैं ये दोनों वेरिएबल्स को लेके अपना मॉडल बनाऊंगा. ये दोनों वेरिएबल्स को लेके मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, राइट? नाउ एक्सेल में ये जो मैंने डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज किया, इसमें सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? कल को सपोज अगर मेरा डेटा कुछ चेंज होता है या मेरे को किसी और पीरियड का कोरिलेशन निकालना है, सिर्फ क्राइसिस के पीरियड का कोरिलेशन निकालना है, कितना है? ऐसा बोला जाता है क्राइसिस के टाइम पे कोरिलेशंस जो है वो अलग बिहेवियर दिखाते हैं एज कंपेयर टू ऑन एन एवरेज. तो मेरे को सिर्फ क्राइसिस के टाइम का कोरिलेशन दिखाना है. तो उस केस में मेरे को वापस से डेटा में जाके डेटा एनालिसिस टूल पैक ये सब करना पड़ेगा. तो एक्सेल में जो ये डेटा टूल पैक है ना, ये बहुत अच्छा है, नो डाउट इट इज द स्टैटिस्टिकल टूल बॉक्स. बट ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, चेंज नहीं होता. तो हम लोगों ने इसके लिए कुछ लैम्डास भी लिखे हैं. हम लोगों ने कुछ लैम्डास लिखे हैं इस टास्क को इजी करने के लिए. जैसे हम लोगों ने एक लैम्डा क्या लिखा है, सिंपल, वी हैव रिटन अ लैम्डा इक्वल टू कोरिलेशन मैट्रिक्स. ये फंक्शन आपके पास नहीं दिखेगा अभी, कोरिलेशन मैट्रिक्स. उसमें मैं सिंपल इनपुट रेंज दूंगा. मैं इनपुट रेंज दूंगा, सारा इनपुट रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो मेरा वही कोरिलेशन मैट्रिक्स जो अभी आया था वो यहां पर भी आ गया. बट अब ये डायनेमिक है, आप डेटा चेंज करो, आपको कोई रेंज चेंज करना है कि आपको किसी पीरियड का ही कोरिलेशन निकालना है, क्राइसिस पीरियड का कोरिलेशन निकालना है, इट्स टोटली डायनामिक. मेरे को जा जाके डेटा एनालिसिस टूल पैक में वापस वापस नहीं करना पड़ेगा. ओके, इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? शुड वी क्लीन द डेटा बाय ओमिटिंग द वेरिएबल्स हैविंग स्प्यूरियस कोरिलेशन? नहीं, मेरे को क्लीन करने का जरूरत नहीं है. मैं वो वेरिएबल्स को इंक्लूड ही नहीं करूंगा अपने मॉडल के अंदर. मैं वो वेरिएबल्स को अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड ही नहीं करूंगा. दैट इज माय आइडिया, राइट? तो यहाँ पे अपने कलर स्केल्स वगैरह भी डाल सकते हैं टू सी कहाँ पे कोरिलेशन हाई है. तो अपने को जो ग्रीन फिल है और जो रेड फिल है उसमें इंटरेस्ट है. और उसके बाद ऑब्वियसली उसका साइन भी देखेंगे कि वो लॉजिकल है कि नहीं है. तो काव्या ने एक फॉर्म डाला है चैट बॉक्स में, प्लीज वो फॉर्म को फिल कर देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सर्टिफिकेशन बाद में चाहिए तो यू हैव टू अटेंड ऑल द सेशंस, यू हैव टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म. तो मेरे दो वेरिएबल्स शॉर्टलिस्ट हो गए, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वेरिएबल मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया, एंड दूसरा एचपीआई. अब मेरे को अपना पहला मॉडल बनाना है. तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रिग्रेशन मॉडल बनाता हूं. ठीक है, आई होप आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा. जिनको नहीं पता, ठीक है, वो अपना पहला मॉडल बना रहे हैं तो उनका एक्साइटमेंट अपने अ, उनका एक्साइटमेंट इंजॉय करते हैं अपने, कि हाँ वो पहली बार अपना मॉडल बना रहे हैं. तो उसके लिए यू हैव टू कम टू द हिस्टोरिकल शीट अगेन. वहां पे मुझे डिफॉल्ट रेट लेके चलना है. मैं क्या करता हूं अपने डेटा में,
ये तीन कॉलम्स को एक न्यू शीट में ले आता हूं, डिफॉल्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एचपीआई, बिकॉज मेरे को ये तीन कॉलम से ही मतलब है। डिफॉल्ट रेट, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद एचपीआई। एचपीआई कंट्रोल सी, आई एम टेकिंग इट टू अ न्यू शीट, कंट्रोल वी। तो मैं तीन वेरिएबल्स को लेके आ गया, डिफॉल्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एचपीआई। मुझे ये दिख गया मेरे कोरिलेशन से कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एचपीआई जो है वो डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन करते हैं। राइट, ओके। तो दीज आर द थ्री वेरिएबल्स आई एम गोइंग टू वर्क विद। मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई। कलर कोड मैंने कैसे किया, मैंने सिंपल सेलेक्ट किया डेटा को, उसके बाद मैं होम में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने कलर स्केल्स को यूज किया। राइट, कलर स्केल्स को यूज किया। ओके, अब मेरे को यहां पे रिग्रेशन करना है, अपना पहला मॉडल बनाना है जो कि एक्सप्लेन करेगा द रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो आई गो टू डेटा, आई गो टू डेटा एनालिसिस, आई गो टू रिग्रेशन। मैं डेटा एनालिसिस में रिग्रेशन में जाऊंगा। मेरे को अपना y देना है, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप किसको एक्सप्लेन करना चाहते हो? आप डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन करना चाहते हो। व्हाट इज योर x, आप किस से एक्सप्लेन करना चाहते हो? अपने दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से। तो मैंने y में दिया डिफॉल्ट रेट और मैंने x में दिया दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई। क्या मेरे डेटा में लेबल्स हैं? हाँ, तो बताना पड़ेगा लेबल्स है, अदरवाइज वो पहले पहले रो को भी क्या मानेगा, नंबर्स मानने की कोशिश करेगा। तो मैं बता रहा हूं उसको कि मेरे सेकंड रो में लेबल्स हैं। और आउटपुट रेंज में सपोज आई एम चूजिंग नाउ इन द सेम शीट, मैं सेम शीट में ही चूज करता हूं, से इन द सेल G3। ओके, तो जैसी मैं करूंगा आपको एक रिग्रेशन का आउटपुट दिखेगा। जैसी मैं करूंगा आपको एक रिग्रेशन का आउटपुट दिखेगा। वापिस से मैं डेटा में गया, डेटा एनालिसिस, उसके बाद रिग्रेशन, उसके बाद मैंने इनपुट वाई रेंज दिया, उसके बाद मैंने इनपुट एक्स रेंज दिया, लेबल्स को टिक किया, एंड देन आउटपुट रेंज में मैंने G3 दिया है। मैंने वाई में डिफॉल्ट रेट्स को लिया विच इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बोल रहा हूं डिफॉल्ट रेट्स जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मेरा वाई है, और किस से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मेरा एक्स है। अपने इक्वेशंस करते थे एट्थ क्लास टेंथ क्लास में, y इज इक्वल टू 3 + 4x1 + 5x2, याद है? y इज इक्वल टू 3 + 4x1 + 5x2। उसी तरह का एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन में बिल्ड कर रहा हूं, वहां पे वो y इक्वल टू 3 4 5 गिवन होता था, बट वो रिलेशनशिप क्या है वो मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो मैंने किया, तो मेरा रिग्रेशन का आउटपुट आ गया। इसमें अपने को कुछ कुछ वैल्यूज में इंटरेस्ट है, जैसे कि आर स्क्वायर। आर स्क्वायर शोज द एक्सप्लानेटरी पावर ऑफ द मॉडल, कि मैं कितना डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं थ्रू दीज टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पूरी तरह से मेरे डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। आप सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ले लोगे, वो भी पूरी तरह से डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द एंटायर इंफॉर्मेशन इन द मॉडल। सो मॉडल विल ऑलवेज हैव सम अनएक्सप्लेन्ड इंफॉर्मेशन। माई एक्सप्लानेटरी पावर ऑफ द मॉडल इज अराउंड 70%। तो एक तरह से मैं 70% वेरिएशन इन द मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, 30% एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। रियल लाइफ में अबव 60% इज गुड, आपको 100% नहीं मिलने वाला। रियल लाइफ में अबव 60% इज गुड। सो दिस इज योर एक्सप्लानेटरी पावर ऑफ द मॉडल। ये आपका इक्वेशन है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग इक्वेशन करते थे, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 0.635 प्लस 0.598 इंटू अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस 0.007 इंटू एचपीआई। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है ये मेरा डिफॉल्ट रेट है। इस इक्वेशन का मतलब है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा। तो पॉजिटिव साइन है, मेरा जो कोएफिशिएंट आया वो पॉजिटिव है 0.598। तो पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि बढ़ेगा, बट किस रेट से बढ़ेगा? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा बाय 1%, तो डिफॉल्ट रेट किस रेट से बढ़ेंगे, दैट इज गिवन बाय 0.598। राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ेगा बाय 1 यूनिट तो डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा बाय 0.59 यूनिट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ा 1% तो डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा 0.59%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा बाय 2% तो डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा बाय
0.59 इंटू टू, अराउंड 1.2% से डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा। ओके। उसके अलावा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो डिफॉल्ट रेट्स गिरेंगे, ये अपने को पता है। तो नेगेटिव रिलेशन है, वो आपको नेगेटिव साइन में दिख रहा है। और इस नंबर का मतलब क्या है, अगर एचपीआई 1 यूनिट से बढ़ेगा, ये एचपीआई का प्राइस है एक्चुअली, ये एचपीआई का प्राइस है। तो अगर वो 1 यूनिट से बढ़ेगा तो उस केस में आपका डिफॉल्ट रेट गिरेगा। किस कितने से? 0.007, 0.007। ओके। अगर आपका एचपीआई बढ़ेगा बाय 1 यूनिट तो डिफॉल्ट रेट कितने से गिरेगा? बाय 0.007। दैट इज व्हाट इट मीन्स। काफी बारी जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं तो हम लोग एज इट इज एचपीआई के साथ काम नहीं करना चाहते, हम लोग इसको ग्रोथ रेट में कन्वर्ट करते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट इट टू ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मेरा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 102 से 105 हुआ है तो ग्रोथ रेट कितना हुआ? इट इज 105 माइनस 102 डिवाइड बाय 102, राइट? यही मेरा ग्रोथ रेट हुआ। तो काफी बारी मैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में एज इट इज काम नहीं करता हूं, मैं उनको कन्वर्ट करता हूं इनटू ग्रोथ रेट। जैसे कि स्टॉक, ठीक है, जहां पर भी एसेट प्राइसेस होंगे, जनरली हम लोग एसेट प्राइसेस के साथ डायरेक्टली वर्क नहीं करते, बिकॉज डायरेक्टली का मतलब नहीं है ना। आप बोलोगे कोई स्टॉक 2000 का है, डजंट मीन कि वो एक्सपेंसिव है। कोई स्टॉक 200 का है, डजंट मीन कि वो चीपर है। आप हमेशा ग्रोथ रेट देखते हो। तो यहां पे अपने ग्रोथ रेट देख रहे हैं। तो अब मैं वापस से एक बार रिग्रेशन करके दिखाता हूं। आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शो रिग्रेशन अगेन। मैं डेटा में जाऊंगा एंड देन डेटा एनालिसिस, देन रिग्रेशन, उसमें डिफॉल्ट रेट दूंगा। अब मेरे पास ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन मिस हो रही है, तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। इनपुट वाई रेंज, तो मैं फोर्थ रो से स्टार्ट कर रहा हूं। और मेरा एक्स क्या होगा? अच्छा, मेरे को साथ में रखना होगा ये दोनों को। तो मैं एक बार साथ में ला रहा हूं दोनों को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एचपीआई इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, साथ में सेलेक्ट करना होगा। डेटा, डेटा में गया, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, उसमें मैं एक्स चूज करूंगा और वाई चूज करूंगा। वाई इज माई डिफॉल्ट रेट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो एंड देन माई एक्स इज एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब मैं लेबल्स को चूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं लेबल्स को टिक नहीं करूंगा। तो मैं लेबल्स को टिक नहीं कर रहा। आउटपुट रेंज अपने नीचे में कहीं ले लेते हैं ताकि ओवरलैप ना हो। तो सपोज आउटपुट रेंज मैंने लिया यहां पे। ओके। तो अभी भी सेम आ रहा है ऑलमोस्ट। 0.71 थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है, 71%, राइट। और यहां पे मेरा पहला वेरिएबल कौन सा था? पहला वेरिएबल मेरा एचपीआई है अब, क्योंकि पहले मैंने एचपीआई रखा हुआ है। तो दिस इज माई एचपीआई, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। साइन अपने वही इंट्यूटिव आ रहे हैं। एचपीआई में नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज द हायर द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, द लोअर द डिफॉल्ट रेट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पॉजिटिव आना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग इस कॉलम के बाद एक और कॉलम देखेंगे विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज कि आप सैंपल डेटा पे काम कर रहे हो, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो रिलेशनशिप आएगा वो स्प्यूरियस आएगा, नॉन लॉजिकल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका 5% के नीचे होना चाहिए। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट। तो यहां ये ऑलमोस्ट जीरोज में है। ये 1.74 ई मतलब 1/10⁵, 1/10⁵, राइट। तो ये सारे आपके ऑलमोस्ट जीरोज ही हैं। तो ये सारे 5% के नीचे हैं। अगर ये 5% के नीचे है देन माई मॉडल इज गुड। तो उस केस में मेरे सारे कोइफिशिएंट्स लॉजिकल आ रहे हैं। मेरा सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो आपका 5% के नीचे आ रहा है। मेरा आर स्क्वायर जो है वो 60% के ऊपर आ रहा है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अगर मेरा एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो हो गया तब भी तो डिफॉल्ट रेट का वैल्यू आएगा। अगर मेरा एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो है तब डिफॉल्ट रेट क्या आएगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। खाली इंटरसेप्ट का एज सच कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपको उसको एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ ही देखना है, राइट। ओके। तो ये मेरा रिग्रेशन का रिजल्ट बन गया। एक बारी प्लॉट करके देखें, एक बारी प्लॉट करके देखें कैसा आ रहा है। ये मेरा डिफॉल्ट रेट एक्चुअल था, दिस इज एक्चुअल डिफॉल्ट रेट। और ये मेरे मॉडल ने दिया डिफॉल्ट रेट कितना होना चाहिए। मेरा मॉडल ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं देगा बट अच्छा देगा। तो उस केस में मेरा मॉडल में डिफॉल्ट रेट कितना आया? इट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस मेरा एचपीआई, उसको मैं फ्रीज कर रहा हूं, इनटू माय एचपीआई वैल्यू प्लस माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनटू माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये मेरा डिफॉल्ट रेट आया है एज पर द मॉडल। दोनों को प्लॉट करते हैं।
दोनों को प्लॉट करते हैं। इंसर्ट प्लॉट। वाओ, यू कैन सी द प्लॉट। ये मेरा एक्चुअल डिफॉल्ट रेट था और ये मेरा मॉडल्ड डिफॉल्ट रेट है। दिस इज एक्चुअल डिफॉल्ट रेट, दिस इज मॉडल्ड डिफॉल्ट रेट। माइनस एचपीआई नहीं करेंगे, एचपीआई का कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली माइनस है उसमें श्रेया। मैं प्लस ही करूंगा, वो ऑटोमेटिकली माइनस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पे आप देख सकते हो अपना जो प्लॉट आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है, वो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। अच्छा यहां पे देखो, मेरे मॉडल ने बोला डिफॉल्ट रेट बहुत हाई है, मेरा मॉडल यहां फेल हुआ है। डू यू ऑल एग्री मेरा मॉडल यहां पे फेल हुआ है? क्या मॉडल्स हमेशा वर्क करेंगे? द आंसर इज नो। क्या इसका मतलब मॉडल्स बनाना छोड़ दे? अगेन द आंसर इज नो। मॉडल्स हमेशा वर्क नहीं करेंगे, बट अपने को मॉडल्स फिर भी बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट लिव विद द अनसर्टेनिटी। तो यहां पे मेरा मॉडल फेल हुआ है। कोई बताएगा क्यों फेल हुआ है? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। मेरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पे जोर से बढ़े होंगे। एक बार इसको भी प्लॉट करूं, एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। तो एक बार एचपीआई को प्लॉट करता हूं, एचपीआई को प्लॉट कर रहा हूं। ये मेरा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। और एक बारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्लॉट करता हूं। इंसर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, लेकिन डिफॉल्ट्स तो बढ़े ही नहीं उस टाइम पे। डिफॉल्ट्स तो बढ़े ही नहीं, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम्स दे दिए। तो मेरे मॉडल ने हिस्टोरिकली क्या सीखा है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा डिफॉल्ट्स बढ़ने चाहिए। बट कोविड के टाइम पे बिकॉज ऑफ सम अदर इंटरवेंशन जो मैंने मॉडल में लिया ही नहीं, बिकॉज ऑफ सम अदर इंटरवेंशन जो मैंने मॉडल में लिया ही नहीं। मैंने क्या इंटरवेंशन नहीं लिया? क्या मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अपने मॉडल में लिया? नो, मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मॉडल में लिया ही नहीं। तो सिंस मैंने एक ऐसा वेरिएबल अपने मॉडल में नहीं लिया जो कि कोविड पीरियड को एक्सप्लेन करता है, तो मेरा मॉडल वहां फेल हो गया। इट्स टोटली फाइन, मेरा मॉडल वहां पे फेल हो गया। तो मॉडल्स फेल हो सकते हैं, मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट, मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट, राइट? All models are wrong, some models are useful. This is the tagline that we use as a modeler. All models are wrong, some models are useful. So this is a useful model, but this is not a perfect model. तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। मेरे मॉडल ने आज तक क्या सीखा है? जब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे। तो उसने बोला डिफॉल्ट का प्रिडिक्शन उसने क्या दिया? बहुत हाई। ये मॉडल क्या दे रहा है? प्रिडिक्शन ही तो दे रहा है। उसने बहुत हाई प्रिडिक्शन दिया, एक्चुअल में डिफॉल्ट्स बढ़े ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया। तो अगर मैं अपने मॉडल में इस फीचर को इनकॉर्पोरेट कर देता, इंटरवेंशन एंड ऑल, तब शायद मेरा मॉडल ठीक से बिहेव करता, यहां पे ऐसे स्पाइक नहीं दिखाता, मतलब इतना डिफरेंस नहीं दिखाता बिटवीन द एक्चुअल एंड द मॉडल रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एरर। ये मेरे मॉडल में एरर है ना। मुझे पता था मेरे मॉडल में एरर होगा, बिकॉज मेरा एक्सप्लेनेटरी पार कितना आ रहा है? 70%। बट यहां पे एरर थोड़ा ज्यादा है, राइट? ओके, तो ये मेरा रिग्रेशन मॉडल हुआ। रिग्रेशन मॉडल ने मुझे क्या दिया? डिफॉल्ट रेट का प्रिडिक्शन दिया। बट ये तो हिस्टोरिकल प्रिडिक्शन दिया, राइट? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है आने वाले पीरियड में डिफॉल्ट रेट कितना होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को यह जानना है आने वाले पीरियड में डिफॉल्ट रेट कितना होगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई ये बता दे कि आने वाले पीरियड में एचपीआई कैसा रहने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा रहने वाला है, तो क्या मुझे पता लग जाएगा इस इक्वेशन से कि मेरा डिफॉल्ट रेट का प्रिडिक्शन क्या होगा? एज अ बैंक, एज एन इकोनॉमी, क्या मैं उसके लिए प्लानिंग कर सकता हूं? एज एन आरबीआई, क्या मैं पॉलिसीज लेके आ सकता हूं? अगर मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में लोग डिफॉल्ट्स कर रहे हैं, तो मैं बैंक्स को क्या करूंगा? बोलूंगा कि पर्सनल लोन्स देना कम करो, राइट? अगर मुझे दिख रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा बोरिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी में डिफॉल्ट्स जो है बढ़ने वाले हैं, तो मैं बैंक्स को बोलूंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड का अपना क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट करना है। तो एज अ पॉलिसी मेकर मैं ये डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं ना, बाय लुकिंग एट स्टैटिस्टिक्स, राइट? अगर मुझे लग रहा है कि किसी पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो वो डिफॉल्ट बढ़ने से पहले आज आप प्रिडिक्ट करके एक्शन लो ना। एज अ पॉलिसी मेकर आप क्या एक्शन लोगे? यार इकोनॉमी खराब होने वाली है, डिफॉल्ट्स पक्का से स्पाइक होंगे, डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी में डिफॉल्ट्स हो, उसके कारण लॉसेज हो, बिकॉज अगर लॉसेज होंगे तो बैंक सफर करेंगे, बैंक सफर करेंगे तो पूरी इकोनॉमी अगेन सफर करेगी। तो उससे पहले ही हम क्रेडिट कार्ड को बेचना ही बंद कर देना, या क्रेडिट कार्ड को बेचना कम कर दें। एज अ पॉलिसी मेकर मैं ऐसा रूल लेके आऊंगा, राइट? इनडायरेक्टली लेके आऊंगा मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, एक तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दूंगा,
मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि बैंक्स डीमोटिवेट होंगे टू इंक्रीज कैपिटल, बैंक्स डीमोटिवेट होंगे टू गिव क्रेडिट कार्ड्स, राइट? ओके, नाउ मुझे फोरकास्ट चाहिए कि आने वाले टाइम में मेरा एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा। फोरकास्ट करने के बहुत तरीके हैं। एक फोरकास्ट का तरीका होता है टाइम सीरीज मॉडल्स, एक फोरकास्ट का तरीका होता है टाइम सीरीज मॉडल्स। ये मेरा था रिग्रेशन मॉडल, जहां पे मैं एक वेरिएबल को रिग्रेस कर रहा हूं विद अदर वेरिएबल्स। मैं डिफॉल्ट रेट को रिग्रेस कर रहा हूं विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एचपीआई। एक आपका होता है टाइम सीरीज मॉडल्स। टाइम सीरीज मॉडल्स में आप खुद को रिग्रेस करते हो खुद के साथ। टाइम सीरीज मॉडल्स में आप खुद को रिग्रेस करते हो खुद के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनको न्यू शीट पे लेके जा रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एचपीआई। अच्छा, अगेन डेटा एनालिसिस टूल पैक से जो रिग्रेशन कर रहे हैं इट इज नॉट डायनेमिक, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपना खुद का लैम्डा लिखा हुआ है। वो लैम्डा कैसे वर्क करता है वो दिखा रहा हूं। सपोज मेरे पास डिफॉल्ट रेट है, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मेरे पास एचपीआई है। उसको लेके जा रहा हूं एक न्यू शीट पे, वहां पेस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद हमने खुद का लिखा हुआ है पी टू टी रिग्रेशन डॉट रिग्रेशन आउटपुट। मेरा एक्स रेंज क्या है? माई एक्स रेंज इज दीज टू। माई एक्स लेबल इज, मैं उसमें लेबल दूंगा। माई वाई रेंज इज, दिस इज माई वाई रेंज, दिस इज माई वाई लेबल। कांस्टेंट को मुझे इंक्लूड करना है, और कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी अपने देते हैं, सपोज 1% एंड 5%। तो जो आउटपुट आपको डेटा एनालिसिस टूल पैक ने दिया, यहाँ ब्यूटीफुली मेरा सेम आउटपुट आ गया विद द इक्वेशन। मेरा सेम आउटपुट आ गया, वही आर स्क्वायर आ रहा है, मेरे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, पी वैल्यू आ रहा है, बट नाउ द रिजल्ट्स आर डायनेमिक। नाउ द रिजल्ट्स आर डायनेमिक। तो क्या आप लोगों को ये लैम्डास मिलेंगे? यस। बट उसके लिए मैं आप सबको एक एक्टिविटी दूंगा ग्रुप के अंदर, एक दूसरा डेटा दूंगा। आपको उसके ऊपर रिग्रेशन करना है, टाइम सीरीज करना है, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, एंड देन वी विल शेयर द लैम्डास विद यू एज वेल। ठीक है, ये कोरिलेशन का, ये रिग्रेशन का लैम्डा भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये 1% 5% क्या, अगर आप रिग्रेशन का आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमने लास्ट क्लास में वार निकाला था एट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट होता है, ये वो है। एक्सेल में लैम्डाज आ गए हैं, मतलब आप खुद के फंक्शंस लिख सकते हो, दोज आर कॉल्ड लैम्डाज। तो ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको पब्लिकली, ये कस्टमाइज्ड है, हमारे खुद के फंक्शंस लिखे हुए हैं, आपको ये मिलेंगे। आप एक एक्टिविटी करो बिना लैम्डा के, डेटा एनालिसिस टूल पैक से पेन फील करो कि हाँ एक्सेल में रिग्रेशन या कोरिलेशन में क्या प्रॉब्लम्स है। जो एक्सेल के फंक्शंस है वो डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। देन पोस्ट द रिजल्ट्स। लिंक्डइन पे तो आपको रिजल्ट्स पोस्ट करने ही है। लास्ट सेशन के सिर्फ दो तीन लोगों ने पोस्ट किए हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। पोस्ट करो, मुझे टैग करो, ठीक है? आपको एंगेजमेंट मिलेगा, व्यूज मिलेंगे। सेकेंडली लोग आपको देखेंगे कि आप कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनेगा जो कि बहुत जरूरी है टू गेट द जॉब लेटर ऑन। तो प्लीज डू द एक्टिविटीज, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन एंड डू टैग मी एज वेल, अदरवाइज मुझे नहीं पता लगेगा कि आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, राइट? ओके। अब अपने क्या बात कर रहे थे कि अपने को फोरकास्टिंग करना है, तो अब अपने टाइम सीरीज मॉडल यूज करेंगे। टाइम सीरीज मॉडल में क्या होता है, मैं खुद को खुद के साथ रिग्रेस करता हूं। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिग्रेस करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट लैग वन के साथ, खुद के साथ। तो लैग वन मतलब खुद के साथ। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इज परसिस्टेंट। ऐसा थोड़ा ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट में स्पाइक्स आते हैं, जहां जीडीपी ग्रोथ रेट अभी खड़ा है उसके आसपास ही आएगा। तो आई कैन यूज द प्रीवियस वैल्यू टू फोरकास्ट माई नेक्स्ट वैल्यू। आई कैन यूज माई प्रीवियस वैल्यू टू फोरकास्ट माई नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज द आइडिया, राइट? तो इसलिए मैंने लैग वन लिया विच इज माई प्रीवियस वैल्यू टू फोरकास्ट माई नेक्स्ट वैल्यू। अगेन मैं रिग्रेशन कर सकता हूं, तो यहां मैं रिग्रेशन कर सकता हूं, राइट? तो आई विल गो टू डेटा, आई विल गो टू डेटा एनालिसिस, उसके बाद रिग्रेशन। मेरा वाई रेंज क्या है? माई वाई रेंज इज माई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मेरा एक्स रेंज क्या है? माई एक्स रेंज इज लैग वन वैल्यू। मैं खुद को खुद के साथ रिग्रेस कर रहा हूं। पहले मैं डिफॉल्ट रेट को रिग्रेस कर रहा था विच एचपीआई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अपने ही प्रीवियस वैल्यू के साथ रिग्रेस कर रहा हूं। लेबल्स नहीं है आउटपुट रेंज में, लेट मी टेक द आउटपुट रेंज विच इज दिस, एंड देन ओके। तो अगेन रिग्रेशन आ गया, 71% आ रहा है, 84% परसिस्टेंस है।
84% परसिस्टेंस है, मतलब जहां पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट खड़ा है उसी के आसपास आपका नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। राइट, इसी से मैं फोरकास्टिंग भी कर सकता हूं, इक्वल टू इंटरसेप्ट जो अभी हमने सीखा, प्लस हमारा जो कोइफिशिएंट है इनटू माय वैल्यू। तो ये मेरा फोरकास्ट आ गया, ये मेरा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एक मेरा मॉडल से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। द ओनली डिफरेंस इज, सिंस मैं यहां पे खुद के साथ रिग्रेस कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज मॉडल, और टेक्निकली इसको ऑटो रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो रिग्रेशन मॉडल। ऑटो रिग्रेशन मॉडल प्लॉट करके दिखाता हूं। क्या मेरा मॉडल अच्छा फोरकास्ट नहीं कर रहा? देखो, क्या मेरा मॉडल अच्छा फोरकास्ट नहीं कर रहा? सिर्फ लैग वन लेके क्या मेरा मॉडल अच्छा फोरकास्ट नहीं कर रहा? व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही अच्छा कर रहा है। राइट, वेरी गुड। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने यहाँ पे लैग वन लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, उसके बाद मैंने रिग्रेशन किया है, तो मैं डेटा में गया, डेटा एनालिसिस में गया, रिग्रेशन में गया, मैंने वाई रेंज में अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया और एक्स रेंज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का लैग वन दिया। तो मैं खुद को खुद के साथ रिग्रेस कर रहा हूं, कर रिग्रेशन ही रहा हूं, बट अब इसको टाइम सीरीज मॉडल बोलते हैं, बिकॉज आप खुद ही का इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू बिल्ड द मॉडल। एंड आउटपुट रेंज में मैंने आउटपुट लिया। राइट, इट्स लाइक सेइंग कि मेरा एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके लिए मैं कोई एक्सटर्नल वेरिएबल लूं, कि मैंने कितने क्विजेस सॉल्व किए, कितने वीडियो लेक्चर्स देखे, ठीक है, कितने मॉक एग्जाम्स दिए, तो वो रिग्रेशन है। टाइम सीरीज क्या है? मेरे लास्ट मॉक में कितना स्कोर आया था उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना कि नेक्स्ट मॉक में कितना स्कोर आएगा। जस्ट इतना इंफॉर्मेशन, दैट इज टाइम सीरीज मॉडल। राइट, ओके। तो ये मेरा एक मॉडल बन गया, इससे मैं फोरकास्ट कर सकता हूं नेक्स्ट पीरियड का भी, क्योंकि मेरे पास लैग वन का वैल्यू तो है ही। ऐसा ही एचपीआई के लिए भी कर देते हैं। सबसे पहले एचपीआई में अपने एचपीआई का ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। तो एचपीआई का ग्रोथ रेट इज दिस माइनस दिस द होल डिवाइड बाय दिस। तो एचपीआई का पहले मैं ग्रोथ रेट निकाल रहा हूं। ये मेरा एचपीआई का ग्रोथ रेट आया, एचपीआई का ग्रोथ रेट। उसके बाद मैं लैग भी ले लेता हूं इसका। तो एचपीआई ग्रोथ रेट लैग वन, एंड देन इक्वल टू लैग वन। इसका भी रिग्रेशन करके दिखा देता हूं, एचपीआई ग्रोथ रेट लैग वन के साथ। कितने लैग्स तक जाना चाहिए? जनरली लैग वन तक ही जाते हैं। राइट, आई विल गो टू डेटा, डेटा एनालिसिस, एंड देन रिग्रेशन। अब मेरा वाई क्या है? अब मेरा वाई है एचपीआई ग्रोथ रेट। इसको ओरिजिनल वैल्यू बोल लो या लैग जीरो भी बोल सकते हैं अगर अपने को लैग की टर्म्स में बोलना है। और सामने है मेरा एचपीआई ग्रोथ लैग वन। सेम जो अपने कर रहे हैं अभी तक उसी को रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए फास्ट जा रहा हूं। लेबल्स कोई है नहीं। मेरा आउटपुट रेंज क्या होगा? सपोज ये मैंने लिया, ओके। अगेन 72% का मेरा प्रिडिक्टिव पार आ रहा है और मेरा एक्स वेरिएबल आ रहा है, मतलब मेरा एचपीआई लैग वन का कोइफिशिएंट आ रहा है। इसका भी प्रिडिक्शन चेक करते हैं कैसा आएगा। ये मेरा एक्चुअल है और एक मेरा मॉडल का रिजल्ट आएगा। मॉडल का रिजल्ट इज सिंपली इक्वल टू योर इंटरसेप्ट प्लस योर कोइफिशिएंट इनटू एचपीआई ग्रोथ लैग वन। प्लॉट करके देखते हैं कैसा प्रिडिक्शन आया है। ये मेरा एचपीआई ग्रोथ रेट है और ये मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड। वाओ, कैन यू सी कितना अच्छा प्रिडिक्शन आया है? राइट, लैग्स कैसे क्रिएट करते हैं? लैग वन इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, सिंपल। लैग वन इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, सिंपल। तो पहले मैंने मॉडल को बिल्ड किया, अभी तक मैंने मॉडल को अप्लाई नहीं किया। अभी मैंने मॉडल को सिर्फ बिल्ड किया है, मॉडल को सिर्फ बिल्ड किया है, प्रिडिक्शंस किया है। अब मैं मॉडल को अप्लाई करूंगा, मतलब ये तो मेरा हिस्टोरिकल डेटा था। आने वाले पीरियड में, आने वाले पीरियड में मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा या एचपीआई क्या होगा वो मुझे चाहिए। तो आई विल से माय फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड विल बी इक्वल टू मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा। उसके लिए मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इक्वेशन यूज करना है, इंटरसेप्ट प्लस माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट लैग वन का कोइफिशिएंट इनटू मेरा लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? दिस वाज द लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस वाज द लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लैग वन मेरा ये था ना। आने वाले टाइम पीरियड के लिए व्हाट इज माय लैग वन? इट इज द करंट वैल्यू।
तो मैंने करंट वैल्यू ले लिया, तो मेरे पास फोरकास्ट आ जाएगा कि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फोरकास्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फोरकास्ट। सिमिलरली, व्हाट इज माय फोरकास्ट फॉर एचपीआई, व्हाट इज माय फोरकास्ट फॉर एचपीआई, ये फील्ड शीट में शेयर करूंगा ही। माय फोरकास्ट फॉर एचपीआई विल बी अगेन माय इंटरसेप्ट, जो मैंने मॉडल बिल्ड किया है, मैंने मॉडल बिल्ड किया हिस्टोरिकल डेटा में, अब उसको अप्लाई कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, इनटू एचपीआई लैग वन। अब मेरा आने वाले पीरियड के लिए लैग वन क्या होगा, जो लास्ट एचपीआई का ग्रोथ रेट था वो मैंने दे दिया। तो यहां पे मेरा एचपीआई का भी प्रिडिक्शन आ गया कि आने वाले पीरियड में एचपीआई कितना होगा, आने वाले पीरियड में एचपीआई कितना होगा। क्या मैं डिफॉल्ट रेट का प्रिडिक्शन निकाल सकता हूं? यस, मैं डिफॉल्ट रेट का प्रिडिक्शन भी निकाल सकता हूं। डिफॉल्ट रेट का प्रिडिक्शन विल बी, मेरे पास इक्वेशन है कि ये मेरा इंटरसेप्ट है प्लस ये मेरा एचपीआई का कोएफिशिएंट है इनटू एचपीआई का फोरकास्ट प्लस ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कोएफिशिएंट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फोरकास्ट। So my default rate in the next quarter is expected to be 1.98%. My default rate in the next quarter is expected to be 1.98%. My default rate in the next quarter is expected to be 1.98%. मैंने आपको एक पीरियड का फोरकास्ट बना के दिया। ऐसी ही अगर आप ओरिजिनली प्लॉट में देखोगे ना, आपको यहां पे ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन दिख रही है, ये फोरकास्ट है कि इकोनॉमी कहां कहां पे जा सकती है। हम लोगों ने, मैंने आपको एक पीरियड का करके दिया। ऐसे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि फेड है यूएस में, इंडिया में आरबीआई है, वो आपको प्रिडिक्शंस देते हैं यूजिंग दीज टाइम सीरीज मॉडल्स ओनली, कि कहां पे मेरा जीडीपी ग्रोथ रेट जाने वाला है इन द कमिंग टाइम्स। खराब टाइम में कहां जाएगा वो रेड लाइन से शो हो रहा है, और अच्छे टाइम में या नॉर्मल टाइम में कहां जाएगा वो आपका ग्रीन लाइन से शो हो रहा है। तो आपको ऐसे सभी वेरिएबल्स का जो फोरकास्ट दिख रहा है ना, बेस लाइन फोरकास्ट, यही हमने क्रिएट किया है अभी। यही हमने क्रिएट किया यूजिंग टाइम सीरीज। मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया कि टाइम सीरीज मॉडल से कैसे मैं फोरकास्ट क्रिएट करता हूं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, क्या एचपीआई होगा, एंड उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करते हो कि डिफॉल्ट रेट क्या होगा, एंड देन उसको मैं एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में यूज करूंगा। उसको मैं एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में यूज करूंगा। कैसा डिसीजन मेकिंग? अगर डिफॉल्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हाई, तो एज अ पॉलिसी हम लोग कुछ ऐसा पॉलिसी लेके आएंगे कि बैंक्स को अपना क्रेडिट कार्ड बेचना कम करना होगा, या अपना पर्सनल लोन पोर्टफोलियो हल्का करना होगा, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। स्टॉक मार्केट के लिए दीज काइंड ऑफ मॉडल्स विल नॉट वर्क वेल। स्टॉक मार्केट में जो चीजें पब्लिकली अवेलेबल है वो मॉडल्स वर्क नहीं करते हैं, तो वहां आपको प्रोप्राइटरली अपना कुछ अलग ही बनाना पड़ेगा। बट यस, एज अ प्रिंसिपल क्या आप ये मॉडल स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हो? द आंसर इज वेरी वेल। क्यों यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट। बट दीपिका इज सेइंग वी आर नॉट पॉलिसी मेकर। आप पॉलिसी मेकर नहीं हो, बट आप कल को बैंक में अगर काम करते हो एज अ रिस्क मैनेजर, एज से क्रेडिट रिस्क मैनेजर, तो आप मॉनिटर करना चाहोगे ना कि मेरा डिफॉल्ट रेट का एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे, जो भी आपका लोन पोर्टफोलियो है, राइट। एक्सेल में कौन सा एड इन यूज करना है? वी हैव टू यूज डेटा एनालिसिस टूल पैक। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको आज के सेशन में रिग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज तीनों बताया है। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स। कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज। कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज। सर, टेकिंग आउट वैल्यू ऑफ रैंडमनेस ऑफ स्टॉक मूवमेंट इज वेरी कंप्लेक्स। मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट के लिए दिस काइंड ऑफ मॉडल विल नॉट वर्क इजिली। सिनारियोज में हम लोग नहीं जाएंगे। सिनारियोज में हम लोगों को एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, तो सिनारियोज भी क्रिएट कर सकते हैं। बट यहां पे मैंने आपको एक बेसलाइन फोरकास्ट क्रिएट करके दिखाया, जैसा ये आपको जो दे रखा है वो रेगुलेटर ने खुद प्रोवाइड कर रखा है, राइट। तो मैंने जो अभी मॉडल यूज किया है वो एक ऑटो रिग्रेशन मॉडल है फॉर क्रिएटिंग द फोरकास्ट। टाइम सीरीज मॉडल्स, जब आप एफआरएम पढ़ोगे तो ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज, सारे मॉडल्स आते हैं आपके, ठीक है। उसको अरमा मॉडल्स या अरीमा मॉडल्स बोलते हैं। उसका कुछ ग्लिम्स हमने आज देखा है। तो कोरिलेशन से हमने वेरिएबल सिलेक्शन किया, रिग्रेशन से हमने मॉडल बिल्डिंग किया, एंड टाइम सीरीज से हम लोगों ने फोरकास्टिंग किया। मैंने आपको सारा जो है वो फोरकास्टिंग का आइडिया आपको आज के सेशन में दिया है। एक हम लोग, ठीक है, अब मेरे को ये सेशंस लेके बहुत मजा आ रहा है, तो एक हम लोग मशीन लर्निंग का सेशन भी करेंगे फ्यूचर में, सिंपल, कि इतना मशीन लर्निंग एआई हो रहा है, वो कैसे यूज कर सकते हैं, दैट आल्सो वी विल सी इन फ्यूचर, राइट।
सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई थिंक यू लाइक द सेशन. बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड ऑल द पीपल आर स्टिल देयर इन द मीटिंग. थैंक यू वेरी मच. अटेंडेंस शीट शेयर हुआ था. एक बार वापस से काव्या, इफ यू कैन शेयर इट नाउ, दैट वुड बी गुड. अटेंडेंस शीट शेयर किया था, आप बीच में आए गए, वैसे नहीं चलेगा ना, इसीलिए अटेंडेंस शीट को बीच में शेयर किया गया था. तो आई होप द सेशन वॉज यूजफुल. आप इसको अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कीजिए. ये जो सेशंस है आपको लाइव करना है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए. रिकॉर्डिंग तो सबके पास जा रहा है बट उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे. आपको लाइव करना है. अभी से सारे सेशन लाइव करने हैं. आज आपने किया है, बाकी के सेशन भी आप लाइव करोगे तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. इनफैक्ट हमने रूल ये रखा है कि 6 में से 4 सेशंस आपको एटलीस्ट लाइव करने हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. तो लास्ट वाला मिस हो भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आपको लाइव करना है. एंड इस मॉडल को आपको प्रैक्टिस करना है. लास्ट क्लास की तरह गूगल ड्राइव के अंदर हम लोग फील्ड शीट, अनफिल्ड शीट दोनों डाल देंगे. तो प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. डू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन आजकल सोशल मीडिया को लेवरेज नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे. वी हैव टू लेवरेज सोशल मीडिया फॉर आवर बेनिफिट. वी हैव टू प्रमोट आवर सेल्फ. वी हैव टू क्रिएट आवर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो. उसके लिए लिंक्डइन पे प्लीज पोस्ट करो. मुझे भी टैग करो, मुझे ऐड करो, मुझे फॉलो करो, मुझे कनेक्ट करो ऑन लिंक्डइन एंड प्लीज टैग मी. राइट. असाइनमेंट वीक बाय वीक करोगे बेटर रहेगा. नेक्स्ट वीक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसका हम लोग ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे. Thank you and have a great weekend. Let's meet next week now. Thank you very much.